विषवृक्ष का फल। कलकत्ता की वाराणसी घोष स्ट्रीट पर एक 2 मंजिला अट्टालिका खड़ी है। आप जैसे ही उसके भीतर कदम रखेंगे, आपको क्षण भर के लिए भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये कोई साधारण मेस या हॉस्टल का कमरा है। वातावरण में एक ऐसा नैसर्गिक माधुर्य है कि मन प्रसन्न हो जाए। कमरे की सीढ़ियां चौड़ी हैं, जहां धूल धूसरित होने का भय नहीं, और ऊपर के कक्ष तो जैसे किसी रईस की बैठक हो। मेज, कुर्सियां, पुस्तकों से भरी अलमारियां और दीवारों पर सजी वे मनमोहक तस्वीरें, जो साफ बताती हैं कि यहां रहने वाले का मन कितना परिष्कृत है। गृह के कण-कण में सुख और संपन्नता का एक अनूठा भाव व्याप्त है। यद्यपि यह किसी मेस का कमरा नहीं है, फिर भी यहां पुरुष ही निवास करते हैं। नोंदी घी के जमींदार, उस प्रसिद्ध बंद्योपाध्याय वंश के 2 युवक इसी भवन में रहकर अपनी विद्या अर्जन करते हैं। उनमें से एक तो अभी कुछ दिन पूर्व ही कार्यवश अपने पैतृक निवास गया है। जो युवक शेष है, उसका नाम है चारू। BA की कक्षा में अध्ययनरत है और आयु अभी केवल 22 बसंत ही है। मुखड़ा ऐसा कि मानो साक्षात कोई कोमल पुष्प, ढलती हुई कांति और आंखों में ऐसी मासूमियत की जिसे देखते ही मन करे कि इस व्यक्ति से मित्रता कर ली जाए। और वह मित्रता भी कोई सामान्य नहीं, बल्कि एक अगाध जुड़ाव की आकांक्षा। आज जन्माष्टमी का अवकाश है। कॉलेज में ताले लगे हैं। दोपहर का भोजन करने के उपरांत चारू अपने पलंग पर लेटा हुआ एक उपन्यास के पृष्ठ पलट रहा था। मन में दिवा स्वप्न देखने की गहरी लालसा थी। तभी उसके 2 अभिन्न मित्र विपिन और नगेंद्र वहां आकर उपस्थित हुए। विपिन और नगेंद्र भी चारू के ही समवयस्क हैं। BA उत्तीर्ण कर अब वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। नगेंद्र एक अत्यंत धनी परिवार का उत्तराधिकारी है, जबकि विपिन मध्यम वर्गीय अवस्था का व्यक्ति है। ये चारों ओर से आधुनिक विचारों से ओतप्रोत है। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर मैदान में इनका नाम गूंजता है। बचपन से ही जिम्नास्टिक के शौकीन रहे ये युवक नई पीढ़ी के गुंडे कहे जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। नगेंद्र तो ऐसा साहसी है कि 2 बार सिपाही को पीटकर पुलिस कोर्ट में भारी भरकम जुर्माना भर चुका है। चारू को देखते ही दोनों मित्र एक साथ खिलखिलाकर बोल उठे, क्या चारू भाई, आज तो जन्माष्टमी है, क्या ससुराल नहीं गए? चारू ससुराल गया है या नहीं, इसी विषय पर वे दोनों रास्ते भर तर्क वितर्क करते हुए आए थे। पहले तो उन्होंने खूब हंसी मजाक की, फिर विषयों की झड़ी लग गई। जब बातों का प्रवाह कुछ मंद पड़ने लगा, तो चारू ने नगेंद्र को एक गीत गाने का आग्रह किया। नगेंद्र के पिता ने बचपन में ही एक योग्य उस्ताद नियुक्त कर उसे गान विद्या में निपुण बना दिया था। वो बड़े सुर में गा सकता था। नगेंद्र ने पूछा, बताओ क्या गाऊं? आज जन्माष्टमी है, कृष्ण विषयक कोई सुंदर सा पद सुनाओ। नगेंद्र तनिक रूठते हुए बोला, देखो, तुम्हारी ये पाखंडपूर्ण बातें मुझे बिल्कुल नहीं भाती। मैं जानता हूं कि नोंदी घी के ये बंद्योपाध्याय कुल के लोग बड़े परम वैष्णव हैं, पर तुम जैसे अधर्मी और म्लेच्छ भाव वाले युवक को कृष्ण भक्ति का ढोंग करते देखना मेरे लिए असहनीय है। विपिन हंसकर बोला, अरे इतना क्रोध क्यों कर रहे हो भाई? उस दिन तुम्हारे घर पर श्यामबाजार की नाट्य समिति ने जब विषवृक्ष का अभिनय किया था, तब उस हरिदासी वैष्णवी का गाना तुम्हें कैसा लगा था? याद है? बस वही सुना दो ना। मुझे तो वो अत्यंत करणप्रिय लगा था। चारू ने गंभीरता से कहा, खबरदार, मेरे घर में ऐसी अश्लील बातें न करना, हम कृष्ण प्रेमी लोग हैं। नगेंद्र हंस पड़ा। वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगा और विपिन से बोला, गोड़ा तो यही है, देखो। नगेंद्र ने स्वर साधे, श्रीमुख पंकज देखन को, हे श्रीमुख पंकज देखन को, मैं गोकुल आई, मुझे स्थान देना प्रभु अपने चरणों तले। स्वर धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगा। चारू और विपिन भी एक एक कर सुर में सुर मिलाने लगे। देखते ही देखते वातावरण संगीतमय हो गया। दोपहर का वो निस्तब्ध समय मानो थम सा गया। नीचे सड़क से गुजरने वाले पथिक भी क्षण भर के लिए रुककर उस मधुर गान को सुनने को विवश हो गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार गीत की तान गूंजती रही और अंत में समाप्त हुई। थोड़ी देर विश्राम के पश्चात नगेंद्र ने पुनः गुनगुनाना शुरू किया। मान की व्यथा में मैं मानिनी, इसीलिए तो विदेशी साजी हूं। गीत का नशा जैसे चढ़ता ही जा रहा था, छूटने का नाम नहीं ले रहा था। विपिन ने ठिठोली की, नगेन, क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे रूठ गई है? आखिर तुम
मान मान के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हो? नगेंद्र ने गाना बंद कर कहा, मेरी पत्नी तो यहां नहीं है, वो तो मेरी साली की शादी में गई थी, अभी तक लौटकर नहीं आई। अरे, तो चिट्ठियों में भी तो मान अभिमान होता है। पता नहीं भाई, इस सप्ताह कोई पत्र नहीं आया है। तो फिर जाओ, वैष्णवी का वेश धरकर निकलो और मान भंजन करो। गला तो तुम्हारा बड़ा मीठा है ही, जब पुरस्कार मांगने का समय आए तो कह देना, धनी अपना मान रत्न मुझे अर्पण कर दो। और हां, याद रखना, गाते गाते कहीं हंस न पड़ना। चारू ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में कहा। और सुनो भाई, इस अंग्रेजी शिक्षा की विडंबना देखो, मान अभिमान तो अब इस देश से जैसे उठ ही गया है। इस नए और तीखे कमेंट को सुनकर नगेंद्र और विपिन चौंक पड़े। उन्होंने एक स्वर में पूछा, ये क्या, कैसे कह रहे हो? चारू ने शोधपूर्ण लहजे में कहा, अंग्रेजी पढ़कर लोग इतने स्त्रीवत्सल हो गए हैं कि 24 घंटे पत्नी के श्रीचरणों की धूल बनकर पड़े रहते हैं। भला अब वे मान करने का अवसर ही कहां पाते हैं? विपिन और नगेंद्र चारू की इस शोध दृष्टि पर आश्चर्यचकित रह गए। विपिन ने कहा, ब्रावो चारू, तुम्हारे इस मनोवैज्ञानिक आविष्कार ने कोलंबस को भी पीछे छोड़ दिया है। नगेंद्र बोला, वाह चारू, 2 दिन की शादी में तुम प्रेम शास्त्र के इतने बड़े पंडित बन गए, जो ज्ञान मुझे 2 वर्षों में नहीं मिला। उत्साह से ओतप्रोत होकर चारू ने फिर कहा, मान तो प्रणय के अपराध का दंड है। अपराध भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ये संदेह होना कि प्रेमी अविश्वासी है। नगेंद्र ने बात काटते हुए कहा, नहीं चारू, तुम्हारा ये सिद्धांत तो बड़ा फीका है। तुम प्रेम तत्व को क्या जानो? तुम तो बिल्कुल मूर्ख और बुद्धिहीन हो। बताओ, कितनी बार अपनी ससुराल गए हो? अभी तो कुछ दिन पहले गया था। कहो तो फिर चला जाऊं? हाँ, अभी जाओ। और सुनो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। विपिन ने हंसते हुए कहा, तीर्थ के पांडा बनकर। सच में चारू, आज तक तो तुमने हमें अपनी पत्नी के दर्शन नहीं कराए। इस बार दिखा ही दो। अभी वह कुमारी तरुण अवस्था में है, इसके बाद जब वह प्रौढ़ा हो जाएगी तो क्या तब दर्शन कर पाओगे? चारू ने कहा, क्यों? तुम तो जानते ही हो कि मैं पर्दा प्रथा का कट्टर विरोधी हूं। मैं ही अपनी पत्नी को एक दिन अपने इस घर में लाऊंगा और तुम सबको डिनर पर निमंत्रित करूंगा। तुम सबसे उसका परिचय करा दूंगा। नगेंद्र ने कहा, अरे ये सब बातें छोड़ो, हम तो अभी दर्शन करना चाहते हैं। चलो, तुम्हारी ससुराल चलो। कहकर चारू बिजली की गति से खड़ा हो गया, चद्दर उठाई और छाता लेकर जाने का नाटक करने लगा। नगेन के स्वर में अब एक नया उत्साह था। वह बोला, अरे ये सब केवल चालाकी भरी बातें नहीं हैं। सच मानो, मैंने एक ऐसी युक्ति सोची है जो सर्वथा नवीन और अत्यंत साहसिक है। विपिन और चारू विस्मय से आंखें फाड़े नगेंद्रनाथ के मुख की ओर निहारने लगे। नगेंद्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी योजना का अनावरण किया। देखो चारू, तुम अपनी ससुराल मात्र 2-3 बार ही गए हो, और वह भी एक दिन से अधिक कभी नहीं ठहरे। क्यों ना हम वास्तविक जीवन में एक बार विश्ववृक्ष का जीवंत अभिनय करें? हम तीनों वैष्णवी का वेश धरेंगे और तुम्हारी ससुराल पहुंचकर उन्हें 1-2 सुंदर पद सुनाएंगे। चलो, बड़ा आनंद आएगा। चारू और विपिन खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह प्रस्ताव कोरा स्वप्न है और इसे कार्यरूप में परिणत करना नितांत असंभव है। उन्होंने नगेंद्र को अपनी इसी शंका से अवगत कराया, किंतु ये सुनते ही नगेंद्र के मुख से तर्क और युक्तियों की ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित हुई कि चारू और विपिन को क्षण भर में नतमस्तक होना पड़ा। अब उनके मन उल्लास से नाच उठे, उत्साह की लहरों पर हिलोरे लेने लगे। क्या अद्भुत विचार है, क्या चमत्कारिक रोमांच है। वास्तव में ये एक ऐसी साहसिक यात्रा थी जिसके लिए कई विपत्तियों से टकराया जा सकता था। भविष्य में मित्रों के बीच सुनाने के लिए ये कितनी बड़ी कथा बनेगी। काफी देर तक इसी विषय पर गंभीर और विनोदपूर्ण चर्चा चलती रही। जैसे घास के ढेर में एक चिंगारी लगते ही वो धधक उठता है, वैसे ही इन तीनों मित्रों की कल्पनाएं भी अग्नि समान प्रज्वलित हो उठीं। चारू ने एक व्यावहारिक प्रश्न उठाया, पर भाई, हम तो वैष्णवियों के साजो सामान और उनके रहन सहन से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। वेशभूषा का क्या होगा? नगेंद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, अरे उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, हमारा करुणामय है न,
वो हमें ऐसा सजाएगा कि स्वयं ब्रह्मा भी न पहचान सके। उसके पास वेशभूषा का सारा भंडार है। ये करुणामय आखिर है कौन? अरे, हमारा करुणामय, श्यामबाजार नाट्य समिति का ड्रेसिंग मास्टर। इस कला में उसका कोई सानी नहीं है। वो मझा हुआ खिलाड़ी है। और सुनो, हमें कुछ वैष्णवी पद भी रट लेने होंगे। वो श्रीमुख पंकज वाला गीत वहां नहीं चलेगा, वरना उन्हें संदेह हो जाएगा। क्या विश्ववृक्ष की कथा और किसी कन्या ने नहीं पढ़ी होगी? जब समस्त परामर्श और योजनाएं पक्की हो गई, तब विपिन ने एक बड़ी पहेली रखी। सब तो ठीक है, पर चारू की पत्नी को पहचानेगा कौन? हम में से किसी ने उसे देखा तो है नहीं। नगेंद्र ने निर्भय होकर कहा, अरे, उसकी चिंता छोड़ो, बातों बातों में मैं सारा भेद निकालूंगा। तुम बस मेरा कौशल देखना। इस घटना के ठीक 2 दिन पश्चात दोपहर के 12 बजे चांदपाल घाट से इन 3 नवीन वैष्णवियों की नौका ने प्रस्थान किया। करुणामय की कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उसने इन तीनों युवकों को ऐसा छद्मवेश पहनाया था कि उनके मुखमंडल से दाढ़ी मूंछ का नामो निशान तक मिट गया था। कृत्रिम केशों का वह विन्यास ऐसा था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये असली नहीं है। वास्तव में करुणामय इस विद्या में विलक्षण प्रतिभा का धनी था। चारू की ससुराल अब्दुल मौरी नामक गांव में थी। वहां के लिए दिन भर में 4 बार स्टीमर खुलते थे। स्टीमर से मात्र 1 घंटे का मार्ग था, जबकि नौका से 2-3 घंटे लग जाते थे। पहले विचार स्टीमर से जाने का ही था, किंतु फिर लगा कि स्टीमर पर हजारों नेत्रों की पैनी दृष्टि से बचना कठिन होगा। आता सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से एक स्वतंत्र नौका किराए पर लेना ही तर्कसंगत लगा। जैसे ही नौका ने जल की लहरों को चीरना शुरू किया, आकाश में काले बादलों का जमावड़ा होने लगा। विपिन ने आकाश की ओर देखते हुए चुटकी ली। विधाता की लीला भी कितनी विचित्र है। ये विश्ववृक्ष तो प्रारंभ से ही विश्ववृक्ष सिद्ध हो रहा है। जरा आकाश की घटाएं तो देखो। ओ नगेंद्र, तुम्हारी सूर्यमुखी ने चलते समय क्या संदेश दिया था? नगेंद्र ने नाटकीय स्वर में उत्तर दिया, मेरी भार्या सूर्यमुखी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि मेघ उमड़े या झंझावात की आशंका हो तो तुरंत नौका को तट पर लगा देना। उन्होंने तो मुझे सिर की सौगंध तक दे दी है। तो फिर क्यों न अब्दुल के घाट पर नौका बांधकर हम सब एक बार कुंदनंदिनियों के घर हो आए। चारू ने बनावटी क्रोध दिखाते हुए कहा, धिक्कार है, हट भाग यहां से। आकाश में बादलों का पहरा था और गंगा की लहरों पर एक शीतल मंद समीर थिरक रही थी। नौका डगमगा रही थी और मन पुलक से भरा था। तीनों मित्र नौका के अगले हिस्से में बैठकर चप्पू की थाप के साथ सुर मिलाकर पद गाने लगे। इन पदों का अभ्यास वे पिछले 2-3 दिनों से निरंतर कर रहे थे। स्थिति वैसी ही थी जैसे परीक्षा भवन में प्रवेश करने से ठीक पहले विद्यार्थी अपनी पुस्तकों के पन्ने अंतिम बार उलटते पलटते हैं। वे गवार मल्ला चप्पू चलाते हुए रह रहकर इन वैष्णवियों की ओर तिरछी और मंद मुस्कान वाली नजरों से देख रहे थे। कदाचित वे मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसे सुरीले और सुंदर यात्री तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। विपिन ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्या देख रहा है रे हंसते हुए? अपना काम कर। गीतों और ठिठोलियों के बीच 3 घंटों का समय पंख लगाकर उड़ गया। बादल घुमड़ते रहे, पर न वर्षा हुई और न ही तूफान आया। लाभ केवल इतना हुआ कि सूरज की तपिश से बचाव हो गया। जैसे ही राजगंज के घाट पर नौका रुकी, वे तीनों वैष्णविया एक ही छलांग में नीचे उतर आई। सुंदर स्त्रियों की ऐसी चपलता और फुर्ती देखकर वहां उपस्थित लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ मंचलों के व्यंग्य और फप्तियां भी उनके कानों तक पहुंची। विपिन हंसा, नगेंद्र को क्रोध आया और चारू का माथा पसीने से भीग गया। राजगंज के घाट से अब्दुल गांव में चारू की ससुराल लगभग 1 कोस की दूरी पर थी। चारू ने सुझाव दिया, जरा धीरे और सहज भाव से चलो। मेरे ससुर महोदय शाम 4 बजे से पहले अपनी डिस्पेंसरी नहीं जाते। चारू के ससुर आंदुल के विख्यात चिकित्सक रमणी मोहन बाबू थे। उनकी चिकित्सा में गजब का यश था और दूर दूर तक उनकी प्रतिष्ठा थी। दोपहर के 11-12 बजे वे रोगियों को देखकर घर लौटते और स्नान भोजन करते थे। थोड़ा विश्राम करने के पश्चात वे पुनः 4 बजे बाजार स्थित अपनी डिस्पेंसरी के लिए निकलते और रात 7:30-8 बजे तक लौटते थे। चारू को उनकी दिनचर्या का पूरा ज्ञान था।
आखिर घर का भेदी ही तो चोरी करने का साहस कर सकता है। तीनों मित्र अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़े। पक्की सड़क छोड़कर अब वे वनपथ पर थे। संकरा रास्ता और दोनों ओर घने वृक्ष। कलकत्ता के कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले इन युवकों को ये वनदृश्य अत्यंत लुभावना लगा। कभी वे किसी वृक्ष की पत्ती तोड़कर बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की चर्चा करते, तो कभी किसी काई जमी हुई पुरानी पोखर के किनारे खड़े होकर बंगाल में मलेरिया फैलने के कारणों की खोज करते। कभी किसी टूटे हुए शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पुरातत्ववेत्ता की भांति उसकी आयु का अनुमान लगाते, तो कभी वन के किसी जंगली फल को चक्कर देखते कि वो भक्ष्य है या नहीं। अचानक एक एले सांप सरसराता हुआ उनके पैरों के पास से गुजर गया। सांप देखते ही वे सातों आसमान से नीचे गिरे और 7 हाथ पीछे हटकर सर्पजाति के विरुद्ध ओजस्वी भाषण देने लगे। तभी अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस निर्जन वन में आश्रय कहा कुछ दूरी पर एक जीर्ण शीर्ण पुराना मंदिर दिखाई दिया। चारू और विपिन चिल्लाए, चलो इस इमली के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उस टूटे मंदिर में न जाने सांप होंगे या क्या बला होगी। नगेंद्र ने कहा, यदि वर्षा तेज हुई तो, और वह मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। चारू और विपिन वृक्ष के नीचे ही ठिठक गए। मंदिर के भीतर पहुंचकर नगेंद्र ने देखा कि वहां कोई देव मूर्ति नहीं थी, केवल एक बकरी खड़ी थी। तभी एक दरबान जैसा दिखने वाला हट्टा-कट्टा लठैत भी भागता हुआ भीतर आया। नगेंद्र को स्त्री वेश में देखते ही वो व्यक्ति अपनी बत्ती सी दिखाकर हंसने लगा। नगेंद्र को तनिक विनोद सूझा। उसने स्त्री सुलभ कोमलता के साथ पूछा, तुम कौन हो भाई? मेरा नाम नाथू मंडल है। मैं राजाओं के यहां का दरबान हूं। इसी बीच मेघों ने और भी अंधकार कर दिया और वर्षा का वेग बढ़ गया। वो व्यक्ति नगेंद्र के और समीप आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए वह बोला, अरे वैष्णवी दीदी, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। नगेंद्र तुरंत पीछे हट गया और विरक्ति से दूसरी ओर देखने लगा। सहसा उस दुष्ट ने नगेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अगले ही क्षण नगेंद्र की वज्र मुष्टि प्रचंड वेग से उस दरबान की नासिका पर जा पड़ी। इस अनपेक्षित प्रहार से वो व्यक्ति चकराकर दीवार से जा टकराया। उसकी नाक से रक्त की धार बहने लगी। एक स्त्री के हाथों ऐसी मार खाकर वो व्यक्ति पहले तो जड़वत हो गया, पर कुछ ही क्षणों में उसकी कामुकता भयानक प्रतिशोध में बदल गई। उसने आंखें तरेरते हुए और दांत पीसते हुए कहा, हरामजादी, औरत होकर मुझसे लड़ेगी? मैं अभी तुझे जान से मारकर यहीं गाड़ दूंगा। इतना कहकर उसने नगेंद्र पर हमला कर दिया। नगेंद्र ने भी अपनी प्रशिक्षित कला का परिचय देते हुए घूंसों की बौछार कर दी। देखते ही देखते वह रसिक दरबान लहूलुहान होकर गिर पड़ा। नगेंद्र ने उसे मंदिर के कोने में दबोच लिया और पूरी शक्ति के साथ अपने बाएं हाथ से उसकी छाती और दाहिने हाथ से उसका गला भींच दिया। वो व्यक्ति पीड़ा से करहाने लगा और उसके कंठ से गुंगू की आवाज निकलने लगी। वर्षा कुछ मंद पड़ी ही थी कि चारू और विपिन वहां आ पहुंचे। दृश्य देखते ही वे सब समझ गए। वे चिल्लाए, अरे नगेंद्र, ये क्या कर रहा है? क्या कीचक वध का इरादा है? छोड़ दे इसे, वरना ये मर जाएगा। उस कीचक ने देखा कि पहले एक द्रौपदी थी, अब 3 हो गई हैं। भय के मारे उसके प्राण सूख गए। वो कातर स्वर में गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो माई, दुहाई है माई, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। नगेंद्र ने उसकी पकड़ ढीली की और गरज कर पूछा, फिर कभी ऐसा दुस्साहस करेगा? नहीं माई, कभी नहीं करूंगा माई। नगेंद्र ने उसे छोड़ते हुए आदेश दिया, चल अब नाक से लकीर खींच। पूरी 1 हाथ लंबी। प्राणों के संकट के कारण नाथू मंडल ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसके पश्चात नगेंद्र ने उसे एक जोरदार धक्का देकर बाहर मार्ग पर धकेल दिया। वो व्यक्ति लंगड़ाता और करहाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। अब मंदिर के उस एकांत में तीनों मित्र ठहाका मारकर हंस पड़े। नगेंद्र ने अपने वस्त्रों की धूल झाड़ी और वेशभूषा को पुनः सलीके से व्यवस्थित किया। 4:30 बज चुके थे। वे सब पुनः अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हुए। अपराह्न की उस मल्यज बेला में चारू की ससुराल के विशाल रसोईघर के ऊंचे बरामदे पर बैठी कुल की बड़ी बहू एक आधुनिक उपन्यास के पृष्ठों में पूर्णतः तल्लीन है। गृह स्वामिनी और कन्याओं का एक पूरा समूह उस कथा के रसपान हेतु अत्यंत उत्सुकता के साथ वहां एकत्रित है।
तभी सास ने टोकते हुए कहा, बहू, अब बस भी करो, देखो सूरज ढलने को है, आज के लिए ये पुस्तक बंद कर दो। परंतु उन नवीन युवतियों का कौतूहल अभी शांत नहीं हुआ था। वे चहक कर बोली, अरे मां, भला ऐसे कैसे? पहले सुबाला और सूर्य कुमार का विवाह तो संपन्न हो जाने दीजिए। सास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर तुम सब मिलकर उनका विवाह कराओ बाछो, मैं तो अब उठती हूं। ठीक इसी समय सदर दरवाजे के बाहर से एक सुरीली और आध्यात्मिक गूंज सुनाई दी, जय राधे। बड़ी बहू ने अपनी नन्ही बेटी सुशीला को झिड़कते हुए कहा, देख तो सुशी, द्वार पर कौन आया है। सुशीला उल्लास के साथ बाहर की ओर दौड़ी। मुख्य द्वार की ओट में ईंटों की एक छोटी सी दीवार थी। सुशीला ने उस दीवार के किनारे से छिपकर बाहर झांका। अगले ही क्षण वो प्रसन्नता से खिलखिला उठी और चिल्लाकर बोली, ओ मां, देखो वैष्णवी मां आई है, गाना सुनाने आई है मां। बालिका की मां ने अपनी सास की ओर देखा, जिन्होंने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दे दी। बड़ी बहू ने तब अपनी बेटी को संकेत किया, बुला ले, उन्हें भीतर बुला ले। सुशीला बड़े आदर के साथ उन वैष्णवियों को भीतर ले आई। उन वैष्णवियों की वेशभूषा, उनका सुसंस्कृत ढंग और उनकी आंखों में चमकता वो प्रदीप्त तेज देखकर उपस्थित महिलाओं के मन में अनायास ही एक सम्मानजनक भाव जाग उठा। साधारणतः गलियों में भटकने वाली भूखी प्यासी और स्वामी विहीन देसी बिल्लियों जैसी वैष्णवियों की तुलना में ये तीनों ऐसी लग रही थी जैसे किसी रईस घराने की सहेजी हुई शुभ्र कांति वाली विदेशी बिल्लियां हों। दोनों में जमीन आसमान का अंतर स्पष्ट अनुभव हो रहा था। तीनों वैष्णवियां बरामदे में आकर खड़ी हो गई। जब उन्हें भूमि पर बैठने का संकेत दिया गया तो वे किंचित हिचकिचाने लगी। ये देख गृह स्वामिनी ने एक नौकरानी को आदेश दिया, अरे इनके लिए एक कंबल तो बिछा दे। वैष्णविया उस कंबल पर सुशोभित हुई। चारू ने सावधानी बरती और वह उन दोनों के पीछे तनिक ओट में जाकर बैठ गया। नगेंद्र ने अपनी खंजरी पर एक मधुर थाप दी और बड़ी कोमलता से पूछा, बताइए, आप सब क्या सुनना पसंद करेंगी? उपस्थित महिलाओं में से किसी ने गोविंद अधिकारी, किसी ने गोपाल उड़े, तो किसी ने दाशु राय के पदों की फरमाइश नहीं की। हाय, आधुनिक काल की ये युवतियां भला इन पारंपरिक रसों का स्वाद क्या जाने। गृह स्वामिनी ने अवश्य अपने बचपन में ये सब सुना था, पर कुसंगति के प्रभाव में वे भी इन संस्कारों को तिलांजलि दे चुकी थी। इसका प्रमाण यही था कि कुछ क्षण पूर्व तक इस सभा में रामायण या महाभारत के स्थान पर प्रणय प्राण उपन्यासों का पाठ चल रहा था। सच तो यह है कि रामायण की अपेक्षा आधुनिक नाटक और उपन्यास ही गृह स्वामिनी को अधिक रुचिकर लगते थे। यद्यपि वे मुख से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती थी, पर उनकी बेटियां और बहुएं इस सत्य से भली भांति परिचित थी। वे अक्सर उनकी बनावटी अरुचि के विरुद्ध हट करके उन्हें खींच लाती थी, और वे भी पूरे मनोयोग से कान लगाकर सब सुनती थी और अंत में रस्मी तौर पर कह देती थी, क्या है ये सब बापू, न इसमें ठाकुर जी की बात है और न देवताओं की। खैर, अंततः सबने परामर्श करके कहा, अरे हम भला क्या कहे बेटा, जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम हो वही सुना दो। नगेंद्र ने पूछा, कृष्ण विष्यक पद। सास ने सहमति जताई, हाँ, कृष्ण विष्यक ही गाओ। नगेंद्र ने आलाप लिया और फिर विपिन ने उसका साथ दिया। जब स्वर अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा, तब पीछे से चारू ने भी बड़ी सावधानी से अपनी सुरीली आवाज मिला दी। वो ज्ञानदास का एक अत्यंत मधुर पद था। यद्यपि श्रोतागण उसके समस्त शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, परंतु ज्ञानदास की वह शब्दरचना और उन सुरीले गायकों के सम्मिलित कंठ से कूटती स्वर लहरी ने सबको आत्मविभोर कर दिया। 2-3 बार तान छेड़ने के बाद ही वो गीत विराम को प्राप्त हुआ। तभी बाहर मूसलाधार वर्षा पुनः आरंभ हो गई। बड़ी बहू ने आग्रह किया, बेटा, तुम्हारी ये हिंदी विंदी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हम सब शब्द नहीं समझ पाते। अब कोई सुंदर सा बांग्ला गीत सुनाओ। क्या किसी थिएटर का गाना आता है? आजकल तो कितनी ही वैष्णवियां आकर थिएटर के गीत सुनाती है। नंदविदा, प्रभास मिलन और न जाने क्या क्या। नगेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो फिर एक आधुनिक गीत सुनिए। और उसने अपनी तान छेड़ी, हे प्रिय, इस असमय में तुम्हारा ये आगमन क्यों, कि मेरा मन इसे सत्य मानने को तैयार नहीं।
ये तो जैसे कोई स्वप्न है। तुम तो चंद्रबली के कुंज में विराजते थे, वहीं तो तुम्हें सारा लाड प्यार मिलता था। तो क्या इतनी जल्दी उस प्रणय की प्यास बुझ गई? अभी तो भोर का तारा भी आकाश में नहीं चमका है, और न ही राधिका के अश्रुओं की धारा अभी सूखी है। क्या उस कुंज के पुष्प झड़ गए, या उस चकोर के चंद्रमा जैसे मुख से वो मुस्कान खो गई? 2 बार पूरे वेग के साथ गाने के बाद वे वैष्णविया किंचित क्लांत प्रतीत होने लगी। गृहस्वामिनी ने ये ताड़ लिया और बोली, बेटा, अब थोड़ा विश्राम कर लो। इतना ऊंचा गाने में बड़ी मेहनत लगती है। गीत बंद हुआ और वार्तालाप का दौर शुरू हुआ। नगेंद्र ने बड़ी चतुरता से कहा, मां ठकुराइन, आप अत्यंत भाग्यवती हैं। आपके मुखमंडल पर इसके समस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही कुछ युवतियां चहक उठीं। अरे, क्या तुम सबको सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञान है? जी हां, ज्ञान तो है, पर हम हाथ नहीं देखते, बस मुख, नेत्र, केश और स्वर के माध्यम से किंचित अनुमान लगा लेते हैं। तो मां, आपके कुल कितने पुत्र और पुत्रियां हैं? सास ने गर्व से उत्तर दिया, बेटा, मेरे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। ये मेरी बड़ी बहू है, वो छोटी बहू, दोनों साक्षात लक्ष्मी हैं। मेरी बड़ी और मझली बेटी तो अपनी ससुराल में है, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। अभी हाल ही में इसका विवाह हुआ है। यह कहते हुए उन्होंने चारू की पत्नी कुमुदिनी की ओर संकेत किया। तीनों मित्रों की आंखों में बिजली की कौंध की तरह संकेतों का आदान प्रदान हुआ। चारू ने अपनी आंखों को तिरछा करके जैसे चेतावनी दी, ये क्या बचपना कर रहे हो, कहीं अंत में पकड़े न जाए। एक और गीत के पश्चात संध्या की कालिमा घिरने लगी। वैष्णवियों ने विदा मांगी। तभी बड़ी बहू ने अपनी सास के कान में जाकर अत्यंत गोपनीय ढंग से कुछ फुसफुसाया। सास ने वैष्णवियों से आग्रह किया, बेटा, आज की रात तुम लोग वापस मत जाओ, यही रुको, हम तुम्हें सीधा सामान देते हैं, यही अपना भोजन बनाओ और आराम से रहो। कल प्रातःकाल प्रस्थान करना। हाय, ये तो अनर्थ हो गया। क्या वे भोजन बनाना जानते भी थे? और यदि अधिक देर तक यहां रुकते तो उनके पकड़े जाने की प्रबल संभावना थी। अतः उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तभी एक पड़ोसन, जो रिश्ते में सास की नातिन बहू लगती थी, हंसकर बोली, ये तो बड़ा अन्याय है दीदी। क्या इस कच्ची उम्र में ये वैष्णवियां अपने अपने बैरागी को छोड़कर अकेले रात बिता सकती हैं? इतना सुनना था कि पूरी सभा में ठहाकों का फव्वारा फूट पड़ा। वे वैष्णवियां भी एक दूसरे का मुख ताकने लगी और लज्जा के मारे मुस्कुरा दी। नगेंद्र ने संभलते हुए कहा, जो भी कहिए मां, पर रात्रि में हमारा यहां रुकना संभव नहीं होगा। यथोचित पुरस्कार और दान दक्षिणा प्राप्त कर जब वे वैष्णवियां बाहर आई तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक पुलिस का सिपाही पहरा दे रहा है। उन्हें देखते ही वो गरज उठा, जमादार साहब, आसामी बाहर आ गए हैं। तीनों मित्र विस्मय से बैठक के बरामदे की ओर ताकने लगे। वहां पुलिस का जमादार अपने पूरे दलबल के साथ बैठा था। जमादार साहब ने कड़क कर हुक्म दिया, इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। तभी एक अत्यंत तीव्र अट्टहास गूंज उठा। वो हंसने वाला और कोई नहीं, वही दरबान नाथू मंडल था। वो सुरक्षित दूरी पर खड़ा होकर नगेंद्र की ओर व्यंग्य से बोला, क्यों ओ वैष्णवी दीदी, क्या अब मुझसे कुश्ती लड़ोगी? रात्रि के 10 बज रहे हैं। चारू अपनी ससुराल के एक सजे धजे शयन कक्ष में कुर्सी पर बैठा है। उसके समीप उसकी भाभी खड़ी है। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, छी छी छी, ये कैसी बुद्धि थी चारू तुम्हारी? अपने इन 2 मित्रों को साथ लाकर तुमने पूरे घर की महिलाओं को तमाशा दिखा दिया। और तुम्हारे मित्र भी कैसे लोग हैं? उनका विवेक कहाँ घास चरने गया था? साहस की तो बलिहारी है। भला एक शरीफ खानदान की ड्योढ़ी के भीतर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या लज्जा और आत्मसम्मान का लेश भी शेष नहीं था? चारू ने लज्जित होकर कहा, अरे भाभी, जो अनर्थ होना था वो तो हो गया, पर दुहाई है आपके चरणों की, इस बात को बाहर प्रकट मत कीजिएगा। यदि ये बात फैल गई तो मैं जीवन भर किसी को अपना मुख दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। भाभी ने सांत्वनापूर्ण मुस्कान बिखेरी और कहा, अच्छा, यदि बाबूजी ने थाने जाकर तुम सबको छुड़ाया न होता तो आज न जाने तुम्हारी क्या दुर्गति होती। चारू ने ठंडी सांस ली। निश्चित रूप से आज पूरी रात हमें हवालात में सड़ना पड़ता।
फिर कल सुबह न जाने क्या होता। पर यह तो हमारा सौभाग्य था कि बाबूजी ये देखने थाने पहुंच गए कि आखिर माजरा क्या है। बाबूजी तुम्हारे प्रति दया के कारण वहां नहीं गए थे। घर आते ही जब उन्होंने ये विचित्र प्रसंग सुना तो उनके मन में कई संदेह और आशंकाएं जागृत हो उठीं। इसीलिए वे सत्य जानने की व्याकुलता में थाने की ओर भागे थे। परंतु बाबूजी की दृष्टि तो वास्तव में दिव्य है। आप इतनी महिलाएं मिलकर भी दिन के प्रकाश में मुझे नहीं पहचान सकी, और उन्होंने रात्रि के गहन अंधकार में मुझे एक पल में पहचान लिया। भाभी ने हाथ नचाते हुए कहा, अरे हम भला कैसे पहचानती, तुम तो ओट में छिपे बैठे थे महाशय। और क्या तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला था? यदि तुम कुछ बोलते तो स्वर से शायद हम पहचान लेती। बाबूजी ने भी यही कहा कि उन्होंने तुम्हारे स्वर से ही तुम्हें पहचान लिया था। बाबूजी की प्रत्युत्पन्नमति का तो मैं कायर हो गया। उन्होंने मुझे पहचान कर भी वहां कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, कुछ भी नहीं। बड़ी धीरता और शांति से दरोगा जी से बोले, साहब, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, इसमें सारा दोष उस दरबान का ही है। मारपीट की बात क्या कहनी, ऐसी विपत्ति में तो स्त्रियां हत्या तक कर देती हैं। ये तो बेचारी फकीरनियां हैं, भीख मांग कर पेट पालती हैं। इन्हें छोड़ दीजिए। मैं नाथू मंडल को 5 रुपए का पुरस्कार बख्शीश देता हूं। वो अपना मुकदमा वापस ले ले। भाभी, मैं तो लज्जा के मारे अपना सिर झुकाए बाबूजी के पीछे पीछे घर चला आया। न जाने नगेंद्र और विपिन उस अंधकार में कहां गायब हो गए। जब तुमने बाबूजी को सारा सत्य बताया तो उन्होंने क्या कहा? वे बस मुस्कुरा दिए। मैं कहीं अधिक लज्जित न हो जाऊं, इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की बातें करके मुझे सांत्वना दी, किंतु उनके प्रत्येक शब्द से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मस्तक शर्म से कटा जा रहा है। भाभी ने दीवार घड़ी की ओर देखा और बोली, बाकी कहानियां कल होंगी भाई, अब रात बहुत हो गई है, मैं कुमी को लेकर आती हूं। चारू ने घबरा कर पूछा, क्या मैं कल यहां रुकूंगा? मैं तो भोर होते ही अंधेरे में यहां से चंपत हो जाऊंगा। भाभी ने बनावटी गुस्से में चेतावनी दी, खबरदार चारू, ऐसा दुस्साहस मत करना, वरना मैं पूरे मोहल्ले में ढोल पिटवा दूंगी और तुम्हारी ये बहादुरी समाचार पत्रों में छपवा दूंगी। चारू बुरी तरह सिहर उठा, नहीं नहीं, क्षमा करें, क्षमा करें। आपकी अनुमति के बिना मैं यहां से एक पग भी बाहर नहीं रखूंगा। यही बुद्धिमानी की बात है। रुकिए, मैं अभी कुमी को लेकर आती हूं। कहते हुए भाभी कक्ष से बाहर चली गई। चारू अकेला बैठा एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगा, पर उसका ध्यान तो द्वार पर था। कुछ क्षणों के उपरांत बाहर से झांझरों की झमझम ध्वनि सुनाई दी और फिर शांत हो गई। भाभी का कड़क स्वर सुनाई दिया। वे क्रोध का अभिनय करते हुए कह रही थी, अरे खड़ी क्यों हो गई जलमुखी, पोड़ामुखी? क्या कोई स्वांग देख रही है? दिन प्रतिदिन जैसे नन्ही गुड़िया बनती जा रही है। इसकी अदाएं देखकर तो मैं ही धन्य हो गई। इतना कहकर उन्होंने कुमुदिनी को एक हल्का सा धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। बेचारी कुमुदिनी लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे खुद को संभाल पाई और भीतर आ गई। समाप्त।